हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सौरभ सिंह आपका लाइव पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज बेटा हम लोग डायमेंशन की जो सीरीज पढ़ रहे हैं क्लास 11th के लिए उसको कंटिन्यू करेंगे बेटा। और कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम लोग आज डायमेंशन निकालना सीखेंगे। और उसके बाद बेटा डायमेंशन की जो हम प्रॉस एंड कॉन्स हैं, दैट इज डायमेंशन का क्या यूज कर सकते हैं, डायमेंशन की लिमिटेशंस क्या हैं, इन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो कल मैं लास्ट आपको सिखा के गया था कि ग्रेविटेशनल जो हमारा कांस्टेंट है या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा। आज मैं आपको कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज ले लेता हूं और उनकी डायमेंशन निकाल के दिखाता हूं। बेटे आप लोग एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने वीडियो के साथ पीडीएफ भी लगा रखी है, जो वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगी। पीडीएफ से आपको ये हेल्प मिल सकती है कि अगर कहीं पर आपको कोई पॉइंट जो बोर्ड पे क्लियर नहीं दिखा, वैसे ऐसा होता नहीं है, आप वहां से भी आराम से क्लियरली देख सकते हैं, उसका नोट्स आसानी से बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझा देता हूं मैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट पे हम लोग सीखेंगे, काम करेंगे। और नोट करने वाला काम वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, जो आपको पीडीएफ यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। तो बेटा स्टार्ट करता हूं। जैसे अगर मैं एक फिजिकल क्वांटिटी ले लेता हूं बेटा प्रेशर, तो प्रेशर का जो बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला है बेटा फोर्स अपॉन में एरिया। और फोर्स के लिए डायमेंशन हम लोग लिखते हैं बेटा mlt-2 और एरिया के लिए डायमेंशन लिखते हैं बेटा एल स्क्वायर। कल सिखा के गया हूं आपको। अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए एक एल से एक एल कैंसिल होगा और जो नीचे एल है ऊपर पहुंचेगा तो पावर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके माइनस में और -2, तो ml-1 t-2 ये हमारी प्रेशर की डायमेंशन बन गई बेटा। इसी तरीके से एक फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटा इम्पल्स। एक फिजिकल क्वांटिटी होती है इम्पल्स। इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू बेटा होता है F मल्टीप्लाई में डेल्टा टी। एवरेज फोर्स जो मिनिमल टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं बेटे, उसे हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने क्रिकेट जरूर खेला होगा या क्रिकेट देखा जरूर होगा। जब विराट कोहली को आप कैच लेते हुए देखते हैं तो आप देखिए अपना हाथ वो कैसे ले जाता है बेटा, पीछे ले जाता है। पीछे ले जाने का रीजन क्या है कि बॉल उसकी तरफ बहुत तेजी से आ रही है, बहुत स्पीड से आ रही है, और अगर वो बॉल को पकड़कर पीछे ले जाता है दैट मीन्स वो बॉल को जो कैचिंग का टाइम है वो क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है, बढ़ा रहा है, जिससे उसके ऊपर हाथ के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो जो प्लेयर है हमारे उनको चोट नहीं लगेगी। ये थोड़ा सा टर्मोलॉजी आप देखेंगे कि जो स्किल्ड प्लेयर होते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, जो स्किल्ड प्लेयर होते हैं वो हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं बेटा। फोर्स का डायमेंशन वंस अगेन mlt-2 और टाइम का डायमेंशन मेरे बेटे t, तो ये आपका बन जाएगा mlt-1। ये हमारा डायमेंशन बनता है इंपल्स का। थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे जाते हैं बेटे, जब हम लोग फोर्स बिटवीन चार्जेस पढ़ते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग फोर्स बिटवीन चार्जेस पढ़ते हैं तो फॉर्मूला बनता है F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। हमारे बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे कि सर इस तरीके की चीज तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं है। तो बेटा आपने निश्चित रूप से नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये फॉर्मूला हम 12th में सिखाते हैं बेटा। लेकिन यहाँ पे आपको एक टर्मोलॉजी दिखाई दे रही होगी एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट को बेटा बोला जाता है परमिटिविटी। अभी के लिए आप इतना जानो कि एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं बेटा, परमिटिविटी बोलते हैं। और परमिटिविटी की अगर हमें डायमेंशन निकालने के लिए कहेगा तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 1/4π Q1 Q2 अपॉन में FR स्क्वायर। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे अभी मैं आपसे बोल रहा था कि डायमेंशन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं बेटा। डायमेंशन कुछ जगहों पर काम नहीं करता है। तो काम नहीं करता है का मतलब क्या है बेटे, जो कांस्टेंट नंबर होते हैं, ध्यान से सुनिएगा बात को, जो कांस्टेंट नंबर होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि पाई दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा दिया हुआ है,
या फिर कह सकते हैं कि कोई नंबर दिया है 1/2 दिया है या 1/4 दिया हुआ है, इस तरीके का कोई नंबर दिया हुआ है, तो इनके डायमेंशन बेटा नहीं निकलते हैं। ध्यान रखिएगा, 1/2 है, 1/4 है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, बेटा लॉगरिदम है, लॉग में ई बेस एक्स है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। बेटे इस तरीके के फंक्शन का डायमेंशन नहीं होता है, नो डायमेंशन। नो डायमेंशन का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि इनका डायमेंशन 0 है बेटा। जब इस तरीके के कांस्टेंट नंबर आते हैं तो इनका डायमेंशन होता है 1। क्या होता है बेटा? 1। तो यहां पे डायमेंशन जब आप लिख रहे होगे तो ध्यान दीजिएगा, डायमेंशन आप फिजिकल क्वांटिटी का लिखेंगे, कभी भी आप डायमेंशन किसी कांस्टेंट नंबर का नहीं लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो कल मैं आपको चार्ज की डायमेंशन मेरे बेटे निकाल के दिखा के गया था 80। चार्ज की डायमेंशन हम लोग सीखे थे 80। तो यहाँ पे 2 बार हमारा चार्ज दिया है Q1 Q2। Q1 का भी डायमेंशन 80, Q2 का भी डायमेंशन 80। तो आपके लिए बन गया a² t², और अपॉन में फोर्स का डायमेंशन बनता है बेटा mlt-2, और डिस्टेंस है r, डिस्टेंस है बेटा, इसका हो जाएगा l²। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो m का कोई टर्म नहीं है, सिर्फ नीचे एक टर्म है m का, नीचे से ऊपर जाएगा m-1, l और l² का मल्टीप्लाई होगा तो l³ बनेगा। l³ नीचे से बेटा ऊपर ले जाओगे -3, यहाँ पे t-2 है, t पावर -2 है, ऊपर जाएगा t², ऑलरेडी एक t² प्रेजेंट है बेटा, t पावर 4, और a²। ये हमारी डायमेंशन बन गई बेटा किसकी? परमिटिविटी की। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर कर एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलेगा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा। जैसे यहाँ पे और सारे कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर आप देखिए सरफेस टेंशन है, अक्सर कर इनकी डायमेंशन आपसे पूछ लेता है बेटा। तो सरफेस टेंशन को एस से डिनोट करते हैं बेटा, सरफेस टेंशन को एस से डिनोट करते हैं। और सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है बेटा, फोर्स अपॉन में लेंथ। तो अगर फोर्स का डायमेंशन लिखना होगा तो mlt-2, और लेंथ का डायमेंशन बेटा हम लोग लिखेंगे l, और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा mt-2। इसी तरीके से एक प्लांक्स कांस्टेंट होता है बेटा h। प्लांक्स ने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी में जो बोहर्स का पोस्टुलेट है या रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी में जो कमियां हैं उनको रिमूव करने के लिए बोहर्स ने जो अपने पोस्टुलेट्स दिए थे, बोहर्स के पोस्टुलेट्स को भी जस्टिफाई करने के लिए हम लोग किसका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं बेटा? प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, और वहां से एक कांस्टेंट निकल के आता है जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा प्लांक्स कांस्टेंट। और प्लांक्स कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं बेटा E=hν। फॉर्मूला लिखते हैं E=hν। यहाँ पे h बेटा आपका क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, प्लांक्स एक साइंटिस्ट हैं, बहुत ही महान साइंटिस्ट हैं प्लांक, ध्यान रखिएगा। न्यू क्या है सर? यहाँ न्यू बेटा आपका फ्रीक्वेंसी है। न्यू क्या है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। ई क्या है सर? ई बेटा मेरे एनर्जी है। ई क्या है? यहाँ पे एनर्जी है। और आपसे प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन पूछेगा तो h आपके लिए हो जाएगा, h आपके लिए हो जाएगा E अपॉन में न्यू। H इक्वल्स टू हो जाएगा E अपॉन में न्यू। E क्या है बेटा? एनर्जी है। अब देखिए एक और नई चीज हम लोगों को सीखना है, ध्यान देते जाइएगा, सारी चीजों को मैं सिखाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। कहीं पे भी दिक्कत होगी तो आप मुझे निश्चित रूप से मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट, मैं आपको वो चीजें दोबारा समझा दूंगा। बेटा ध्यान दीजिए, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके नाम तो अलग अलग हैं, लेकिन उनकी यूनिट क्या रहती है? हमेशा आप देखोगे सेम मिलेगी। जैसे अगर आप देखो वर्क डन, आप देखो एनर्जी, आप देखो टॉर्क, तो ये हमारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सबका जो यूनिट है वो सेम है। सबका यूनिट क्या है भाई? सेम है, न्यूटन मीटर। सबका यूनिट क्या बनता है? न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को ही बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? जूल। न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जूल। तो वर्क डन का यूनिट जूल, एनर्जी का यूनिट जूल, और टॉर्क का यूनिट बनता है बेटा न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर भी हमारा क्या बनता है? जूल।
जूल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब सबकी यूनिट अगर जूल है, अब अगर जब सबकी यूनिट जूल है तो डायमेंशन बेटा हम लोग यूनिट्स का ही लिखते हैं, हमें फिजिकल क्वांटिटी से मतलब नहीं है। डायमेंशन हमारा किस में जाता है, यूनिट में ही जाता है। दैट मीन्स जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सबका डायमेंशन क्या बनेगा बेटे, ml² T-2। इसी तरीके से एसिलरेशन बेटा अगर आप पढ़ते होंगे तो एक एसिलरेशन ए आप पढ़ते हैं, ये ए F=ma में ए आता है। ये एसिलरेशन आपका स्ट्रेट लाइन पे है या आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। लेकिन एक एसिलरेशन बेटा आप ये भी पढ़ते हैं जी, ये वाला एसिलरेशन हमारा कब के लिए है, जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन करता है उसके लिए है बेटा। लेकिन यूनिट दोनों के लिए ही आप क्या लिखते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या लिखते हो भाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर यूनिट लिखा है तो डायमेंशन बनता है बेटा LT-2। तो मुझे लगता है कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि अगर यूनिट सेम रहेगा तो डायमेंशन भी हमारा सेम रहेगा, भले ही फिजिकल क्वांटिटी का नाम कुछ भी हो। अब बेटे अगर मुझे यहां पे डायमेंशन लिखनी है तो एनर्जी की डायमेंशन हमारी बनती है mLT-2 और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन बेटा, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी होती है बेटा 1 टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन बनेगा T-1। ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन बनेगा T-1। तो यहां पे लिखूंगा T-1 और यहां से जो प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन बनेगा, देखिए यहां से T-1 ऊपर जाएगा प्लस में, तो ml ऑलरेडी T-2 है तो ये हो जाएगा T-1, क्योंकि नीचे से प्लस में जाएगा तो -2 + 1 कितना बनेगा बेटा, -1 बनेगा। प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया बेटा। इसी तरीके से अगर आपको मैं कुछ और फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल के दिखाऊं, जैसे अगर हमें कल मैं आपको पोटेंशियल का डायमेंशन निकाल के सिखा के गया था बेटा, पोटेंशियल का डायमेंशन मैंने निकाला था। तो पोटेंशियल का डायमेंशन V हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, W/Q। V हम लोग क्या लिखते हैं, W/Q। ध्यान दीजिएगा, V W/Q। Q क्या है बेटा, चार्ज है, W क्या है, वर्क डन है। तो अगर V का डायमेंशन निकालोगे तो वर्क डन का डायमेंशन बनता है बेटा mLT-2 और चार्ज का डायमेंशन बनता है बेटा AT। तो यहां से आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा mLT-3 A-1। ये डायमेंशन हमारी बनती है बेटा पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। m है, उसके बाद बेटा हमारे पास mLT-2 में AT है। A ऊपर जाएगा बेटा A-1, यहां से T ऊपर जाएगा तो T-2 ऑलरेडी था, यहां से पावर -1 में जाएगी तो ये T-3 हो गया आपका। ध्यान दीजिएगा, तो पोटेंशियल का डायमेंशन हमारा क्या बना बेटा, mLT-3 A-1। उसके बाद बेटा पोटेंशियल से ही लगा हुआ एक टॉपिक आपको और मिलता है ओम्स लॉ में, V बेटा IR का। तो अगर R का आपसे डायमेंशन पूछेगा, V IR में R का डायमेंशन पूछेगा तो बनेगा बेटा V/I। और अगर मैं V का डायमेंशन देखो, अभी बेटा हमने निकाला है, कितना निकाला है, mLT-3 A-1 और अपॉन में बेटे हमारे पास करंट I है। I एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में डायमेंशन अब सीधे लिखते हैं। आई हमारा फंडामेंटल है, डायमेंशन क्या जाएगा बेटा, ए जाएगा। तो ये बनेगा हमारा mLT-3 A-2। एक चीज नोटिस करना, खास तौर से हमारे वो बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं काम, ध्यान दीजिएगा, V R और उसके बाद आता है एक और रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, रो इज इक्वल्स टू RA/L, रो इज इक्वल्स टू RA/L। रो क्या है, यहाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसका भी डायमेंशन हम निकालना सीखेंगे बेटा। अब R का डायमेंशन हमने निकाला mLT-3 A-2 और मल्टीप्लाई में एरिया का डायमेंशन बेटा आ जाएगा L² और नीचे लेंथ का डायमेंशन आ जाएगा बेटा L। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ध्यान दो, एक L से एक L कैंसिल हो गया तो आपके पास बना
एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, ये आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डायमेंशन आ गया बेटा। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका आप आराम से डायमेंशन निकाल सकते हो बेटे। एक पॉइंट और है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, डायमेंशन में अक्सर कर एक वर्ड लगा के आपसे पूछेगा ग्रेडियंट का। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ग्रेडियंट की बात करें बेटा, ध्यान दीजिएगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ग्रेडियंट की बात करें, जैसे आपसे कह दे फोर्स का ग्रेडियंट, फोर्स का ग्रेडियंट ध्यान रखिएगा, या आपसे कह दे वेलोसिटी का ग्रेडियंट, अक्सर कर एग्जाम में आ जाता है बेटा, या फिर आपसे कह दे पोटेंशियल का ग्रेडियंट, पोटेंशियल का ग्रेडियंट। तो जितने भी ग्रेडियंट होते हैं बेटा, ग्रेडियंट वर्ड का मतलब समझ लीजिए, जब भी आप ग्रेडियंट वर्ड देखेंगे तो आपके चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए कि भैया ये मैंने सीख रखा है, ये हमारे सर ने हमको बता रखा है। ग्रेडियंट का मतलब है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ग्रेडियंट का मतलब होता है बेटा कि उस फिजिकल क्वांटिटी में डिस्टेंस के साथ जो चेंज आता है उसको हम लोग ग्रेडियंट से डिनोट करते हैं। फोर्स का ग्रेडियंट का है एफ अपॉन में एल, वेलोसिटी का ग्रेडियंट का है v अपॉन में l, पोटेंशियल का ग्रेडियंट का है पोटेंशियल अपॉन में l, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे फोर्स ग्रेडियंट का अगर आपसे डायमेंशन पूछे, अगर आपसे फोर्स ग्रेडियंट का डायमेंशन पूछे तो देखो फोर्स का डायमेंशन हम लोग कैसे लिखते हैं भाई, एम एल टी माइनस 2 और अपॉन में लेंथ का डायमेंशन l, तो ये हो गया बेटा आपका एम टी माइनस 2, क्या हो गया एम टी माइनस 2। आपसे पूछेगा वेलोसिटी का ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी का होता है डायमेंशन एल टी माइनस 1 अपॉन में l, तो ये हो गया आपका t माइनस 1। आपसे मेरे बेटे पूछे पोटेंशियल का ग्रेडियंट, पोटेंशियल की डायमेंशन आती है एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1 और अपॉन में लेंथ l, तो L से L कैंसिल हो गया, आपके पास बना एम टी माइनस 3 ए माइनस 1, ये आपका बेटा बन गया पोटेंशियल का ग्रेडियंट। मुझे लगता है कि इतने प्रैक्टिस के बाद अब आप आराम से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने में सक्षम है। एक पॉइंट मैं आपसे और लूंगा, एक डायमेंशन आपको मैं और निकाल के दिखाऊंगा। अक्सर कर पूछा जाता है बेटे, मैं आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो ना बताऊं और आप जहां पे अटक जाएं, आप बस देखते जाइए, जुड़िए वीडियो से, सीखिए, समझिए। एक कोफिशिएंट होता है बेटा नीटा, एक कोफिशिएंट होता है नीटा। ये नीटा क्या है बेटा, ये नीटा हमारा है विस्कोसिटी का कोफिशिएंट, इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है F मल्टीप्लाई में डेल्टा L अपॉन में A मल्टीप्लाई में डेल्टा V। बेटा फ्रिक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक फ्रिक्शन काम करता है बेटा सरफेस टू सरफेस और एक फ्रिक्शन काम करता है बिटवीन द लेयर्स ऑफ अ लिक्विड, बिटवीन द लेयर्स ऑफ अ लिक्विड। लेयर से लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वहां पर फ्रिक्शन का नाम हम लोग देते हैं विस्कोसिटी। क्या नाम देंगे बेटा, विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी का डायमेंशन जब निकालेंगे तो फॉर्मूला विस्कोसिटी का होता है बेटा F डेल्टा L अपॉन में A मल्टीप्लाई में डेल्टा V। तो फोर्स का डायमेंशन लिखोगे बेटा MLT माइनस 2 और एरिया का डायमेंशन लिखोगे नीचे L स्क्वायर मल्टीप्लाई में लेंथ का डायमेंशन लिखोगे बेटा L और वेलोसिटी का डायमेंशन लिखोगे LT माइनस 1। जब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए ऊपर L और L का मल्टीप्लाई बनेगा L स्क्वायर और नीचे L स्क्वायर कैंसिल हो गया। आपके पास सिंपल एक L की टर्मोलॉजी बनी है जो ऊपर जाएगी तो L माइनस 1 हो जाएगा बेटा। उसके बाद एक टर्मोलॉजी T का पावर माइनस 1 है, यहाँ T पावर माइनस 2 है, नीचे से T पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 कितना बनेगा माइनस 1। ये है बेटा आपका विस्कोसिटी का डायमेंशन ML माइनस 1 T माइनस 1। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी बेटा। और अब मैं डायमेंशन के प्रॉस एंड कॉन्स, वैसे मैंने पहले बोला कि डायमेंशन का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या है, कैसे उसको समझेंगे, वहां पे मैं आपको ले चलता हूं और डायमेंशन के एप्लीकेशन पे हम लोग आज बात करने वाले हैं।
तो डायमेंशन के बेटा बेसिकली 3 एप्लीकेशन है, 3 यूज होते हैं, जिसमें से सबसे पहला यूज जो है बेटा वो है कन्वर्जन ऑफ 1 यूनिट इनटू अनदर यूनिट। ध्यान दीजिएगा, जिसमें पहला एप्लीकेशन है हमारा कन्वर्जन ऑफ 1 यूनिट सिस्टम इनटू अनदर यूनिट सिस्टम। ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। और हम लोग सबसे पहला यही पॉइंट सीखने वाले हैं, कन्वर्जन ऑफ 1 सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। अक्सर कर आपसे ये चीजें पूछी जाती हैं, आपको ये चीजें एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे कि कन्वर्जन ऑफ 1 यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम कैसे होता है, ये हमें जानना है। तो बेटा थोड़ा सा पहले इसका बेसिक जानेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब भी हम किसी क्वांटिटी को बेटे रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी हम किसी क्वांटिटी को लिखते हैं, बोलते हैं, तो हम 2 चीजों का जरूर ध्यान रखते हैं कि क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, और क्वांटिटी का यूनिट क्या है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं सिंपल सा। अक्सर कर हम लोग मार्केट जाते हैं, वहां से चीजें खरीदते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैं ग्रोसरी का सामान लेने गया, तो मैं दुकानदार से बोलूंगा, शॉपकीपर से बोलूंगा कि भैया मेरे को 2 किलो चीनी दे दो, 2 किलो दाल दे दो, 2 किलो चावल दे दो। इस तरीके से चार तरीके की चीजें हम लोग खरीदते हैं। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं 2 kg शुगर, ध्यान दीजिएगा, जब मैं बोल रहा हूं 2 kg शुगर, तो वाकई में हम कर क्या रहे हैं, मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब मैंने दुकानदार से बोला, शॉपकीपर से बोला कि मेरे को 2 किलो चीनी दे दो, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी बात को समझने के लिए, वो फट से आपको 2 kg शुगर दे देगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप शॉपकीपर से बोलें कि भैया मुझे 2 दे दो, तो आपसे पूछेगा 2 क्या दे दे बेटा, आप कहोगे 2 दे दो, तो कहेगा भाई क्या दे दूं, तो आप बोलोगे चीनी दे दीजिए। तो कितनी दे दूं, तो आप बोलोगे 2 किलो दे दो। तो जब आप 2 kg बोलेंगे, 2 kg बोलेंगे, तभी वो आपकी बात को समझ पाएगा। दैट मीन्स मास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास क्या है बेटा, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट बनती है बेटा किलोग्राम। दैट मीन्स कि अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं बेटे, तो आपको हमेशा उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों ही बताना होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों ही बताना होगा। अदरवाइज जो आपको सामान देने वाला दुकानदार है, वो आपको कभी भी समझ नहीं पाएगा। दैट मीन्स बेटा मैं जो समझाना चाह रहा हूं कि अगर हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी है, तो हमेशा हमें उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी क्वांटिटी और यूनिट दोनों ही लिखनी होती है। Q इज इक्वल्स टू NU। N स्टैंड्स फॉर मैग्नीट्यूड एंड U स्टैंड्स फॉर यूनिट। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम पे जा रहा हूं, तो इसका क्या मतलब है बेटा, इसका क्या मतलब है, तो कल वाले वीडियो में भी मैं आपको इस चीज को समझा चुका हूं कि करंटली हम लोग जो यूनिट सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम है MKS, और जो इसके पहले हम लोग यूनिट सिस्टम इस्तेमाल करते थे बेटा, MKS के पहले जो यूनिट सिस्टम इस्तेमाल होता था उसका नाम है CGS। MKS में M stands for मीटर, K stands for किलोग्राम एंड S stands for सेकंड। लाइकवाइज C में C सेंटीमीटर के लिए है बेटा, G ग्राम के लिए है, और S टाइम दैट इज सेकंड के लिए है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एक यूनिट सिस्टम हमारा ये है और एक यूनिट सिस्टम हमारा ये है। एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में हमें जाना है, तो अगर मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दूं, अगर मैं बोलूं बेटा 1 किलोग्राम में हाउ मेनी ग्राम्स, तो आप बोलोगे सर 1000 ग्राम। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा 1 मीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे 100 सेंटीमीटर। तो आप देखो, किलोग्राम हमारा MKS में है और ग्राम हमारा CGS में है, लेकिन 1 किलोग्राम किसके इक्वल में लिखा है बेटा, 1000 ग्राम के। दैट मीन्स जितनी ये क्वांटिटी है उतनी ही ये क्वांटिटी है। यूनिट सिस्टम चेंज हो जाने से क्वांटिटी चेंज नहीं होती। बस यही इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रखिएगा।
जैसे मैं बोला 1 मीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो आप बोले 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 मीटर हमारा MKS में है, 100 सेंटीमीटर हमारा CGS में है, और 1 मीटर जितनी क्वांटिटी है डिस्टेंस की, लेंथ की, उतनी ही क्वांटिटी आपकी 100 सेंटीमीटर भी है। ध्यान रखिएगा, बस इसी चीज का फायदा उठाऊंगा, यानी कि मैं चाहे MKS में रहूं चाहे CGS में, मुझे फोकस करना है क्वांटिटी में। तो ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास क्वांटिटी Q है तो मैं लिख सकता हूं N1U1। जैसे मैं यहां पे आपको कॉन्सेप्ट बताया कि मैंने 1 किलोग्राम लिया है, तो 1 किलोग्राम में एक क्या हो गया बेटा, N1, और किलोग्राम क्या हो गया बेटा, U1। इसके इक्वल में मैं लिख सकता हूं N2U2। N2 क्या हो गया बेटा, 1000, और U2 क्या हो गया, ग्राम। तो क्या 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल हम लिख सकते हैं? यस बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसीलिए N1U1 इक्वल्स टू मैंने लिखा N2U2, और आपसे वैल्यू पूछेगा N2 की, दैट इज आपको बताना होगा N1U1 अपॉन में U2 की वैल्यू। इतनी बात मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। हमेशा आपसे टीचर क्या पूछते थे कि 1 सेंटीमीटर में हाउ मेनी मीटर, तो आप घबरा जाते थे, आप नहीं बता पाते थे, डर जाते थे, क्योंकि बच्चों को इतना दिमाग में नहीं रहता है, धीरे धीरे वो सीख जाते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर भाई, 1 मीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 1 किलोग्राम में हाउ मेनी ग्राम्स, 1000 ग्राम। आपसे कह सकता है कि 1 मीटर में हाउ मेनी मिलीमीटर्स, तो 1 मीटर में बेटा 1000 मिलीमीटर। ध्यान दीजिएगा, तो ये लिखा हुआ है आपका क्वांटिटी, ये लिखा हुआ है आपकी क्वांटिटी, लेकिन दोनों क्वांटिटी सेम है दोनों अलग अलग ही सिस्टम में। इसी चीज का मैंने फायदा उठाया है। और आपसे हमेशा वैल्यू पूछेगा मेरे बेटे N2 की, तो N2 हो गया N1U1 अपॉन में U2। U1 हमारा फर्स्ट यूनिट सिस्टम है, U2 हमारा सेकंड यूनिट सिस्टम है। तो मैंने कहा भले ही फिजिकल क्वांटिटी का नाम बदल जाए, लेकिन यूनिट नहीं बदलती। दैट मीन्स कि भले ही ये किलोग्राम और ये ग्राम है, लेकिन दोनों ही यूनिट किसकी हैं, मास की। दोनों ही यूनिट किसकी हैं बेटा, मास की। तो जब यूनिट U1 लोगे तो इसके लिए डायमेंशन कैसे लिखोगे बेटा, M1 L1 T1। ध्यान दीजिएगा, जब यूनिट U1 लोगे तो डायमेंशन लोगे M1 L1 T1, क्योंकि डायमेंशन हम लोग हमेशा M L और T के ही फॉर्मेट में लिखते हैं बेटे। और अगर हमारा पहला नंबर यूनिट सिस्टम है तो यूनिट में रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट को हम लोग बेटा डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं ना, कल सिखाया। तो मैंने यहां पे पहले यूनिट सिस्टम में डायमेंशन क्या ले ली अपनी, M1 पावर A, L1 पावर B और T1 पावर C। इसी तरीके से दूसरा यूनिट सिस्टम लूंगा तो वहां पे M2 पावर A, L2 पावर B और T2 पावर C लूंगा बेटा। और ये जो U1 और U2 की वैल्यू है, इन्हें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। तो जरा देखो आपके पास क्या बनेगा बेटा, U1 की जगह में M1 पावर A, L1 पावर B और T1 पावर C, और अपॉन में U2 की जगह में बेटा M2 पावर A, L2 पावर B और T2 पावर C। जब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो N2 का वैल्यू बनेगा बेटा आपका N1। एक साथ लिखते हैं जिससे क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करने में आसानी रहती है। बाकी कोई ऐसा नहीं है, कोई टेक्निकलिटी है इस वजह से ऐसा कर रहे हैं, इसलिए परेशान मत होइएगा। तो ये हो गया बेटा M1 अपॉन में M2 पावर A। देखिए दोनों जगह पावर है इसलिए ऐसा लिख लिया मैंने। लाइकवाइज L1 अपॉन में L2 पावर B और T1 अपॉन में T2 पावर C। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया 1 यूनिट सिस्टम का कन्वर्जन अनदर यूनिट सिस्टम में। अब बेटे इस चीज को जरा एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। एक नहीं बल्कि मैं आपको 2 एग्जाम्पल कराता हूं। पहला एग्जाम्पल मैं कराऊंगा कि बेटा फोर्स का हम लोग 2 यूनिट पढ़ते हैं।
फोर्स की हम लोग दो यूनिट पढ़ते हैं बेटा, एक यूनिट पढ़ते हैं न्यूटन और एक यूनिट पढ़ते हैं बेटा डाइन। तो न्यूटन जो यूनिट हम लोग पढ़ते हैं बेटा ये एसआई यूनिट है एमकेएस, और जो डाइन है, जो डाइन यूनिट है वो हम लोग पढ़ते हैं बेटे सीजीएस में। वो हम लोग किस में पढ़ते हैं? सीजीएस में, ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है। जैसे अभी मैंने आपको सिखाया कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है बेटा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो एक एमकेएस में है और एक सीजीएस में है। इसी तरीके से यहां पर आप सीखोगे कि न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है बेटा। तो दैट मीन्स आपसे पूछेगा बेटा कि 1 न्यूटन में हाउ मेनी डाइन्स, 1 न्यूटन में हाउ मेनी डाइन्स। देखो N2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो N2 इज इक्वल टू बेटा, आपको अभी मैंने सिखाया N1 ब्रैकेट में M1 अपॉन में M2 पावर A, L1 अपॉन में L2 पावर B और T1 अपॉन में T2 पावर C। ध्यान रखिएगा M1 L1 T1 MKS में, M2 L2 T2 CGS में। बेटा फोर्स का डायमेंशन क्या होता है भाई? फोर्स का डायमेंशन होता है सर MLT -2। फोर्स का डायमेंशन होता है MLT -2। देखो A का वैल्यू है 1, B का वैल्यू है 1 और C का वैल्यू है भाई 2। ध्यान दीजिएगा, पावर का कंपैरिजन जो ये A B C लिखे हुए हैं इसी डायमेंशन से करते हैं। A की जगह M पावर A है ना, A की जगह यहाँ कितना है भाई? 1 है। यहाँ पे L1 अपॉन L2 है, पावर कितना लगा है? B। यहाँ B की जगह 1 है। T1 अपॉन T2 है, पावर कितना लगा है? C। यहाँ C की जगह -2 है, ध्यान रखिएगा। और N1 की वैल्यू है 1 न्यूटन। N1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 न्यूटन है, ध्यान रखिएगा। जो ये 1 न्यूटन लिखा हुआ है ना, यही N1 है। तो N1 अगर 1 न्यूटन है तो 1 लिखने से कोई हमें फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने से बेटे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, M1 MKS में है, M2 CGS में है। न्यूटन से डाइन में जाना है, MKS से CGS में जाना है। दैट मीन्स यहाँ पे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हैं सबको CGS में कन्वर्ट करना है। M1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में बेटे कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं सर। और नीचे M2 भी आपका किस में है? ग्राम में है। और पावर A की जगह क्या लिखोगे? 1। इसी तरीके से L1 मीटर में है बेटा, 1 मीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर सर। अपॉन में L2 सेंटीमीटर में है, पावर कितनी है बेटा? 1। और T1 बहुत बढ़िया काम है भाई, चाहे सीजीएस सिस्टम हो, चाहे एमकेएस सिस्टम हो, चाहे एफपीएस सिस्टम हो, टाइम का यूनिट हमेशा से कितना रहा है? सेकंड रहा है। तो चाहे एमकेएस रहा हो तब भी सेकंड, सीजीएस रहा हो तब भी सेकंड, और पावर में -2। ये बड़ा मजेदार रहता है, इसमें आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी होती है। तो देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, आपके पास बचेगा 1000, पावर 1 है तो 1000 पावर 1 1000 ही हो जाएगा बेटा। मल्टीप्लाई में सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होगा, आपके पास बचेगा 100, पावर 1 100 बचेगा। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, बनेगा 1, और 1 पावर -2 1 ही हो जाएगा। और यहां पे देखिए आप, ये आपके पास बना 10 टू द पावर 5। कितना बना भाई? 10 टू द पावर 5 बना। जब आप 1000 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा भाई? 10 टू द पावर 5 बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, डाइन, यानी कि 1 न्यूटन में बेटा कितना डाइन बनता है? 10 टू द पावर 5 डाइन बनता है। लाइकवाइज बेटा एक क्वेश्चन आपको और देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और देखने को मिलेगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना होगा? इसमें हम लोग बात करेंगे वर्क डन की। किसकी बात करेंगे बेटा? वर्क डन की। और वर्क डन की भी बेटे 2 यूनिट होती हैं, एक होती है बेटा SI यूनिट जूल, SI यूनिट होती है बेटा जूल, और दूसरी यूनिट होती है CGS की, CGS यूनिट होती है बेटा आपकी अर्ग। ध्यान रखिएगा, वर्क की CGS यूनिट होती है वह अर्ग। और आपसे क्वेश्चन देगा कि बेटे 1 जूल में हाउ मेनी अर्ग्स,
ध्यान दीजिएगा। तो बिल्कुल सेम इसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। वर्क डन में वर्क का यूनिट डायमेंशन क्या होता है भाई? डायमेंशन कितना होती है वर्क की? ml² t-2। और बिल्कुल सर ने हमारे सिखाया है कि n2 की वैल्यू पूछेगा तो सीधे n1 ब्रैकेट में m1/m2 पावर a, यहां पे जाएगा आपका L1/L2 पावर b, और ये जाएगा T1/T2 पावर c। तो N1 हमारे लिए क्या है भाई? 1 जूल है। N1 की वैल्यू 1 हो गई। इसी तरीके से पावर जरा देखिए डायमेंशन में जो लगी हुई है, यहाँ पे A की जगह पे 1 है भाई, B की जगह पे 2 है, और C की जगह पे -2 है। बस कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे। M1 L1 और T1, M1 L1 और T1 MKS में, M2 L2 और T2 CGS में। और हमें कन्वर्ट भी कहाँ करना है? MKS से CGS में जाना है बेटे। तो M1 बोले तो 1000 ग्राम, M1 हो गया 1000 ग्राम, और M2 हो गया ग्राम। और पावर बेटा A कितना लगा हुआ है? 1, कोई फर्क नहीं। उसके बाद L1/L2, L1 मीटर में, दैट इज 100 सेंटीमीटर, अपॉन में सेंटीमीटर, L2 हमारा सेंटीमीटर में है। पावर B बेटा यहाँ कितना है? 2 है। पावर B कितनी है यहाँ? 2 है। इसी तरीके से T1/T2, तो T1 वाले में मैंने बोला ही सेकंड अपॉन में सेकंड, और पावर जाएगा बेटा -2। ग्राम से ग्राम कैंसिल बेटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। 1000 का पावर 1 कितना हो गया भाई? 1000 मल्टीप्लाई में 100 का देखिए स्क्वायर है बेटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होगा, और 100 का क्या है? स्क्वायर है। 100 का स्क्वायर बनेगा बेटा 10,000। कितना बनेगा बेटा? 10,000। और 1 जूल आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये रही बेटा आपकी यूनिट कन्वर्जन। इस तरीके से हम लोग सीखते हैं यूनिट कन्वर्जन। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा बेटा, आपने सीखा होगा कितनी आसान तरीके से मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको चीजें सिखाता जा रहा हूं, और कोशिश करूंगा कि इससे भी अच्छी तरीके से आपको और नई चीजें हम लोग दे पाएं। इसलिए आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लगातार जुड़ते जाना है बेटा, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। मैं डेली आपको एक नया वीडियो दूंगा और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाऊंगा, इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा, इस उम्मीद से कि मेरे बच्चे रोज नई चीजें सीखने के लिए मुझसे जुड़ेंगे। तो मैं आपसे फिर से बेटा रिक्वेस्ट करता हूं कि ऑनलाइन जो ये हमारा प्लेटफॉर्म है लाइव पाठशाला का, इससे जरूर जुड़िए और हमें भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए, जिससे हम आपके लिए कुछ और बेहतर कर सकें। जय हिंद।